बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। नवाज शरीफ पनामा केस में बाल बाल बचे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इख्तिलाफी फैसले में कहा वजीर आजम को ओहदे से हटाने के लिए सबूत काफी नहीं। नवाज शरीफ के खानदान के खिलाफ इल्जामात की छानबीन के लिए तहकीकाती टीम बनाई जाएगी। वजीर आजम का कौम से खिताब, इस्तीफा देने से किया इनकार। अमेरिका ने कहा ईरान को यमन में एक और हिजबुल्लाह बनाने नहीं देंगे। मजबूत सऊदी अरब वाशिंगटन के हक में है। जेम्स माटिस रियाद से इजिप्ट रवाना। सीरिया में हुकूमत अपोजिशन समझौते के तहत आबादी का तबादला मुकम्मल। जबदानी शहर तबाही की तस्वीर बन गया। यूरोपीय अदालतों को रेफरेंडम के बारे में फैसले का कोई हक नहीं। तुर्की की हुकूमत ने अपोजिशन की अपीलों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी ताकतवर हमले के लिए तैयार रहें, नॉर्थ कोरिया ने दी वार्निंग। वाशिंगटन से जहाज न पहुंचने पर साउथ कोरिया में मायूसी। फलस्तीनी शब मेराज को मस्जिद अक्सा में एतकाफ करें, अकरम सबरी की अपील। कहा इस्राएली फैसलों से क़िबला अव्वल को गैर मामूली खतरे हैं। जाकिर नाइक के खिलाफ दहशतगर्दी केस में एनआईए अदालत का नाकाबिल जमानत वारंट। तहकीकाती एजेंसी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद लेगी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाअहल होने से बाल बाल बच गए हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने उनके हक में 3-2 से मिला जुला फैसला किया, लेकिन उनके खानदान के खिलाफ करप्शन के इल्जामात की छानबीन के लिए 1 हफ्ते के अंदर मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म दिया गया। अदालत ने नवाज शरीफ और उनके 2 बेटों हसन और हुसैन को हुक्म दिया कि वो मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हों। ये टीम हर 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ये केस 3 नवंबर को शुरू हुआ था और 35 सुनवाइयों के बाद 23 फरवरी को कार्रवाई मुकम्मल हुई थी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ अपोजिशन की तरफ से लगाए गए इल्जामात की तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा कि उन्हें ओहदे से हटाने के लिए सबूत काफी नहीं है। जस्टिस आसिफ खोसा और दूसरों की बेंच ने कई महीनों की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि मुकम्मल छानबीन की जरूरत है। 5 जजों में से 2 ने सिफारिश की कि नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन 3 जजों ने इसकी मुखालिफत की। नवाज शरीफ और उनके घर वालों पर करप्शन के इल्जामात लगाए गए थे और कहा गया था कि उन्होंने मुल्क से बाहर बड़ी बड़ी जायदादें और कंपनियां खरीदी हैं। पनामा की एक लॉ फर्म की तरफ से जो दस्तावेजात सामने आई थी उनमें नवाज शरीफ और उनके रिश्तेदारों के नाम शामिल थे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन के लिए मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बनाने का हुक्म दिया। नवाज शरीफ के साथ जुमला 6 लोगों के खिलाफ ये तहकीकात होंगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अहाते और आसपास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर बाज लोगों ने एहतजाज भी किया। ये लोग नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे और गो नवाज गो के नारे लगा रहे थे। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। अपोजिशन ने नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाया कि वो इस बारे में सफाई देने में नाकाम रहे कि उनके पास इतना पैसा कहां से आया कि उन्होंने बैरूनी मुल्कों में कंपनियां कायम की। नवाज शरीफ और उनके खानदान ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। पनामा की लॉ कंपनी फोनसेका ने ये दस्तावेजात जारी की थी। पिछले साल नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा था कि उनके खानदान ने सियासत में दाखिल होने से काफी पहले ही कई दहाकों की मेहनत के जरिए दौलत कमाई है। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेचैनी से इंतजार किया जा रहा था। ऐसे अंदाजे भी लगाए जा रहे थे कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आने की सूरत में मुल्क में वक्त से पहले इलेक्शंस हो सकते हैं।
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जुमेरात की शाम कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पाकिस्तान के अवाम और जमहूरियत की कामयाबी है। नवाज शरीफ ने इस फैसले के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ रखा था। नवाज शरीफ ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ के भाई और पंजाब सूबे के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ आज भी वज़ीर-ए-आज़म हैं, कल भी वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने अपने वालिद को ट्विटर पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में 540 सफ़ों का यह फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान ने नवाज शरीफ से इस्तीफे के मुतालबे को दोहराया। इमरान खान ने दावा किया कि जजों ने नवाज शरीफ का नुक्ता नजर मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनों ने जश्न मनाया। बात करते हैं मिडिल ईस्ट के बहरानों की। सीरिया का ज़बदानी शहर लड़ाई की वजह से तबाह ताराज हो गया है। हाल ही में हुकूमत और बागियों के दरमियान एक समझौते के तहत मिलिटेंट्स ने इस शहर को छोड़ दिया। चारशंबे के दिन मिलिटेंट्स और उनके खानदानों का आखिरी ग्रुप भी ज़बदानी से रवाना हो गया, जिसके बाद सरकारी फौज ने इसका कंट्रोल संभाल लिया। ज़बदानी शहर से जो वीडियो सामने आए हैं उनमें तबाही को देखा जा सकता है। पूरा शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। सरकारी ओहदेदारों ने दावा किया कि मिलिटेंट्स ने शहर को छोड़ने से पहले कई जगह धमाके किए। उन्होंने अपने फौजी मोर्चों और हथियारों के डिपोज को तबाह कर दिया। 200 मिलिटेंट्स ने हथियार डाल दिए और सीरियन हुकूमत की तरफ से की गई माफी की पेशकश से फायदा उठाने का फैसला किया। ओहदेदारों ने बताया कि उन्होंने ज़बदानी और आसपास के इलाकों में खाने पीने की चीजें तकसीम करनी शुरू कर दी हैं। ज़बदानी पर 2012 में बागियों ने कब्जा कर लिया था। सीरिया की हुकूमत और बागियों के बीच मार्च में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इदलिब के शिया आबादी वाले टाउन फुआ और कफरिया के लोगों को बाहर निकलने की इजाजत दी गई थी, जबकि ज़बदानी और मदाया से बागी और उनके रिश्तेदार अपोजिशन के कंट्रोल वाले इलाकों की तरफ चले गए। यह सिलसिला जुमे को शुरू हुआ था, लेकिन उस वक्त रुकावट आ गई थी जब कफरिया और फुआ से रवाना होने वाले सिविलियंस की बसों को एक चेक पॉइंट पर खुदकुश धमाके से निशाना बनाया गया था। उस वाक़े में कम से कम 126 लोग हलाक हुए, जिनमें 68 बच्चे और कई औरतें शामिल हैं। केमिकल हथियारों से मुताल्लिक आलमी इदारे के इंस्पेक्टर्स ने कहा है कि उन्हें सीरिया में इस महीने के शुरू में किए गए केमिकल हमले में सरीन गैस या उस जैसे किसी मादे के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। केमिकल हथियारों के खात्मे के लिए काम करने वाले आलमी इदारे OPCW ने 4 अप्रैल के हमले के बाद खान शेखून के मुतासरा लोगों से कुछ नमूने हासिल किए थे और इस नतीजे पर पहुंचे कि ये लोग सरीन गैस या उस जैसे किसी मादे से मुतासिर हुए। इंसानी हकूक की 2 तंजीमों ने यूनाइटेड नेशन से मुतालबा किया कि यमन में लड़ने वाले सऊदी इत्तेहाद का नाम उन मुल्कों की लिस्ट में शामिल किया जाए जो जंग के दौरान बच्चों के हकूक की खिलाफ वर्जी करते हैं। सेव द चिल्ड्रन और वॉच लिस्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स की रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 2 साल के दौरान हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स और नर्सेस वगैरह पर कम से कम 160 हमले किए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि यमन जंग के तमाम फरीक ऐसी कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार हैं। पिछले साल यूनाइटेड नेशंस ने यमन के अलहूसियों से लड़ने वाले सऊदी इत्तेहाद का नाम ब्लैकलिस्ट से निकाल दिया था, जिसमें उन मुल्कों को शामिल किया जाता है जो जंग के दौरान बच्चों के हुकूक की धज्जियां उड़ाते हैं। अमरीकी फौज ने तस्दीक की है कि मोसुल में हाल ही में इराकी सिपाहियों के खिलाफ आईएसआईएस ने केमिकल हमला किया था। इस हमले में आगे बढ़ने वाली इराकी फौज के कम से कम 7 सिपाही मुतासर हुए थे और उन्हें सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी। अमरीकी फौज के जनरल जोसेफ मार्टिन ने बगदाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि मुतासरा फौजियों को फौरी इलाज पहुंचाया गया और कोई भी हलाक नहीं हुआ। अमेरिका ने कहा है कि वो एक मजबूत सऊदी अरब को देखना चाहता है जो वाशिंगटन के हक में। अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस ने सऊदी अरब के शाह सलमान से मुलाकात करते हुए ये बात कही। जेम्स माटिस ने इस मौके पर कहा कि ईरान इलाके में इस्तेहकाम को मुतासर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके असर को रोका जाएगा और यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में यमन बहरान का हल निकाला जाएगा। जेम्स माटिस ने कहा कि खित्ते में हर जगह मसाइल हैं जहां आपको ईरान नजर आता है। उन्होंने रियाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें ईरान को किसी दूसरे मुल्क में इस्तेहकाम मुतासर करने की कोशिश से रोकना होगा और किसी और मुल्क में हिजबुल्लाह जैसी तंजीम बनाने से रोका जाएगा। उनका इशारा यमन के अलहूसियों की तरफ था। जेम्स माटिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब का दौरा कर सकते हैं जो लंबे अरसे से अमेरिका का इत्तेहादी है। इस मौके पर सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के नुक्ते नजर पर खुशी का इजहार किया। सऊदी अरब के डिप्टी क्राउन प्रिंस और वजीर दिफा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर दोनों मुल्कों ने यमन में ईरानियों की ताईद रखने वाले अलहूसियों से
लड़ने के लिए सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने से इत्तेफाक किया। अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने बताया कि जेम्स माटिस ने अल यमामा पैलेस में सऊदी हुक्मरानों के साथ बातचीत की। इस मौके पर दोनों मुल्कों ने पार्टनरशिप को मजबूत करने का अहद किया। जेम्स माटिस मिडल ईस्ट और अफ्रीका के अहम दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान वो इसराइल, कतर और जिबूती भी जाएंगे। सऊदी अरब से जेम्स माटिस इजिप्ट के लिए रवाना हो गए। वो जुमे को इसराइल और हफ्ते को कतर का दौरा करेंगे। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने इल्जाम लगाया कि ईरान मिडल ईस्ट का इस्तेहकाम मुतासर करने के लिए छेड़खानियां कर रहा है और खित्ते में अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। टिलरसन ने कहा कि ईरान को बेकाबू छोड़ दिया गया तो वो उसी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है जिस तरह नॉर्थ कोरिया आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि वो ईरान न्यूक्लियर डील को फाड़ कर फेंक देंगे, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने ये बात मानी है कि ईरान 2015 में किए गए न्यूक्लियर समझौते पर अमल कर रहा है। क़िबला अव्वल के इमाम खतीब और फ़लस्तीन की उलमा काउंसिल के चेयरमैन अश-शेख अकरम सबरी ने फ़लस्तीनियों से अपील की है कि वो शब मेराज के मौके पर बड़ी तादाद में मस्जिद अक्सा में जमा होकर इबादतें करें। उन्होंने कहा कि शब मेराज फ़लस्तीनी कौम को एक बार फिर दावत देती है कि क़िबला अव्वल में एतिकाफ़ करें और इबादतों, ज़िक्र और नवाफिल का एहतमाम करें। शब मेराज के मौके पर फ़लस्तीनी कौम के लिए एक खुसूसी पैगाम में उन्होंने ये बात कही। अश-शेख अकरम सबरी ने खबरदार किया कि इसराइल के नस्ल परस्ताना फैसलों से क़िबला अव्वल को गैर मामूली खतरे पैदा हो गए हैं। इसराइल एक मुनज़्ज़म पॉलिसी के तहत ज़ईफ़ फ़लस्तीनियों, औरतों और बच्चों को भी मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। हालिया अरसे में एक यहूदी त्यौहार के मौके पर यहूदियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में कई बार मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की थी। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा के करीब वाक़े गुंबद सखरा के मकाम से मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे। इसराइली फौज ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रखा। जुमेरात को कम से कम 10 फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया गया और 24 गाड़ियां जब्त की गईं। दुनिया भर से नुक्तों के छोटे से ब्रेक की बदौर खबरों के साथ साथ देखेंगे। एक साध्वी ने अलवर के कातिल का किया भगत सिंह से तकाबुल और बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं है तो घर की बकरियां दे दें। जिम्बाब्वे की हुकूमत ने बनाई पॉलिसी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। नवाज शरीफ पनामा केस में बाल बाल बचे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इख्तिलाफी फैसले में कहा वजीर आजम को ओहदे से हटाने के लिए सबूत काफी नहीं। नवाज शरीफ के खानदान के खिलाफ इल्जामात की छानबीन के लिए तहकीकाती टीम बनाई जाएगी। वजीर आजम का कौम से खिताब, इस्तीफा देने से किया इनकार। अमेरिका ने कहा ईरान को यमन में एक और हिजबुल्लाह बनाने नहीं देंगे। मजबूत सऊदी अरब वाशिंगटन के हक में है। जेम्स माटिस रियाद से इजिप्ट रवाना। सीरिया में हुकूमत अपोजिशन समझौते के तहत आबादी का तबादला मुकम्मल। ज़बदानी शहर तबाही की तस्वीर बन गया। यूरोपीय अदालतों को रेफरेंडम के बारे में फैसले का कोई हक नहीं। तुर्की की हुकूमत ने अपोजिशन की अपीलों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी ताकतवर हमले के लिए तैयार रहें। नॉर्थ कोरिया ने दी वार्निंग। वॉशिंगटन से जहाज न पहुंचने पर साउथ कोरिया में मायूसी। फलस्तीनी शब मेराज को मस्जिद अक्सा में एतकाफ करें। अकरम सबरी की अपील। कहा इसराइली फैसलों से क़िबला अव्वल को गैर मामूली खतरे हैं।
जाकिर नाइक के खिलाफ दहशतगर्दी केस में एनआईए अदालत का नाकाबिल जमानत वारंट। तहकीकाती एजेंसी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद लेगी। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को, तुर्की ने कहा कि यूरोप की अदालतों को तुर्की के रेफरेंडम के बारे में फैसले करने का कोई हक नहीं है। तुर्की के वजीर इंसाफ ने कहा कि इंसानी हुकूक की यूरोपीय अदालत तुर्की के हालिया रेफरेंडम के खिलाफ अपीलों की सुनवाई का हक या इख्तियार नहीं रखती। तुर्की के वजीर बाकर सिद्दाक ने यह बात कही एक दिन पहले। तुर्की की असल अपोजिशन पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने कहा था कि वो तुर्की के हालिया रेफरेंडम के खिलाफ तुर्की की दस्तूरी अदालत या फिर यूरोप की इंसानी हुकूक अदालत में अपील करेगी। तुर्की के इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की अपीलों को मुस्तरद कर दिया है जिसमें रेफरेंडम में धांधलियों की शिकायत की गई थी। वजीर ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अगर अपोजिशन इस अपील को दस्तूरी अदालत में ले गई तो अदालत के पास उसे मुस्तरद करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। तुर्की में रेफरेंडम के नतीजे सामने आने के बाद एहतजाज भी शुरू हो गए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बहरीन की एक इंसानी हुकूक तंजीम ने कहा है कि मुल्क में 52 सियासी कैदियों को जुमला 313 साल से ज्यादा की सजा दी गई है। बहरीन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि ये सजाएं 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के दरमियान दी गई। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने जकार्ता का दौरा करते हुए इंडोनेशिया में पाए जाने वाले एतदाल पसंद इस्लाम की तारीफ की। माइक पेंस इंडोनेशिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी गए। इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट के मुसाफिरों के लिए सिक्योरिटी के बाद फैसलों की वजह से 5 अमरीकी शहरों के लिए फ्लाइट्स की तादाद कम करने का फैसला किया है। अमेरिका ने 8 मुस्लिम मुल्कों के 10 एयरपोर्ट से मुसाफिरों पर पाबंदियां लगाई हैं और बरतानिया ने भी 6 मुस्लिम मुल्कों के मुसाफिरों पर स्मार्टफोन्स और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजें लाने पर पाबंदी लगा रखी है। बात करते हैं कोरिया बहरान की। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि वो छेड़खानी ना करे। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई है जब अमेरिका नॉर्थ कोरिया के ताल्लुक से अपने अगले कदम पर गौर कर रहा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलर्सन ने कहा कि अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए नॉर्थ कोरिया पर दबाव डालने पर गौर कर रहा है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया में कहा गया कि वो बहुत ताकतवर एहतियाती हमले के लिए तैयार है और नॉर्थ कोरिया से छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के ताल्लुक से सख्त पॉलिसी अपनाई है। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने तनाव से भरे हालात में एशिया का लंबा दौरा किया। उन्होंने बार बार कहा है कि नॉर्थ कोरिया के ताल्लुक से अमेरिका के सब्र की हद खत्म हो गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए कोरिया के समंदरों में एक बड़ा जहाज भेजेंगे, लेकिन यह जहाज अब तक नहीं पहुंचा, जिसके बाद साउथ कोरिया में नॉर्थ से निपटने की पॉलिसी पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मुल्क में 9 मई को सदारती इलेक्शंस होने वाले हैं और अमेरिका का यह जहाज अब तक ना पहुंचने की वजह से इसका असर अगले महीने के इलेक्शंस पर पड़ सकता है। एक सदारती उम्मीदवार होंग जोपियो ने कहा कि ट्रंप ने जो कुछ कहा था कि वो साउथ कोरिया के इलाके में जहाज भेजेंगे, उस वजह से कौमी सलामती के लिए बहुत उम्मीदें पैदा हो गई थी, लेकिन ये बात झूठी साबित हुई है। वेनेजुएला में सदर निकोलास मदुरो की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान कम से कम 3 लोग हलाक हो गए। दारुल हुकूमत कराकास में एक नौजवान और कोलंबिया सरहद के करीब एक औरत को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। दारुल हुकूमत में भी एक सिपाही मारा गया। हजारों लोग नए सदारती इलेक्शंस का मुतालबा करते हुए सड़कों पर निकल आए। ये लोग जेलों में कैद सियासतदानों की रिहाई का भी मुतालबा कर रहे थे। सदर मदुरो ने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया कि उसने पुलिस पर हमले कराए और उन्हें अपोजिशन कारकुनों पर दुकानों को लूटने का भी इल्जाम लगाया। सदर ने तस्दीक की कि 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान दारुल हुकूमत कराकास में हुकूमत के हामियों ने भी रैली निकाली। जिम्बाब्वे की हुकूमत ने कहा कि जिन माँ बाप के पास बच्चों की फीस देने के लिए पैसे ना हो वो इसके बदले बकरे या घरेलू जानवर स्कूलों को दे सकते हैं। मुल्क के वजीर तालीम ने हुकूमत के हामी एक अखबार से बातचीत करते हुए ये बात बताई। हुकूमत ने पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में एक कानून मंजूर किया था जिसके तहत बैंकों के कर्जों की वापसी में नाकामी पर भेड़ बकरी और दूसरे मवेशी देने की तजवीज़ पेश की गई थी। इसके बाद स्कूलों की फीस अदा करने के लिए भी ऐसी ही तजवीज़ पर अमल की इजाज़त दी गई। जिम्बाब्वे में कैश का बहरान होने की वजह से लोगों को बैंकों के बाहर कतारों में ठहरना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने एक 18 साल नौजवान पर गैर इरादी कत्ल का इल्जाम लगाया है जिसने जुमेरात की सुबह अपनी कार से एक बेघर शख्स को कुचल दिया। सुबह 5:45 पर पेश आने वाले इस वाक़े में 3 दूसरे लोग भी बुरी तरह जख्मी हो गए। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि समरत नामी ये नौजवान दिल्ली पब्लिक स्कूल में 12वीं जमात में पढ़ता है। उसने अपनी i20 कार से 4 लोगों को घसीटा और फिर गाड़ी पीछे ली और भागने की कोशिश की। इस दौरान बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि वो 100 से ज्यादा की स्पीड से गाड़ी चला
रहा था और उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। शुरुआती अंदाजों के मुताबिक ये लोग फुटपाथ पर सो रहे थे। इनमें से 2 लोग पहिए में फंस गए। एनआईए की एक अदालत ने इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया है। दहशतगर्दी से मुताल्लिक एक केस के सिलसिले में एनआईए अदालत ने यह वारंट जारी किया। एनआईए ने जाकिर नायक के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के तहत यह केस दर्ज किया था। तहकीकाती एजेंसी ने अदालत को बताया कि जाकिर नायक 3 समन्स जारी किए जाने के बावजूद पेश होने में नाकाम रहे और उन्हें हिंदुस्तान वापस लाने के लिए इंटरपोल से मदद लेने की जरूरत है। पिछले हफ्ते मुंबई की एक दूसरी अदालत ने जाकिर नायक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी वारंट जारी किया था। यह वारंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की दरखास्त पर जारी किया गया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील ने कहा कि जाकिर नायक यूएई में हो सकते हैं। जाकिर नायक पिछले साल हिंदुस्तान से चले गए थे, जो ढाका में एक दहशतगर्द हमले के बाद से मुश्किल में फंस गए हैं। ढाका की एक मशहूर रेस्टोरेंट पर हमला करने वाले एक शख्स ने कहा था कि वो जाकिर नायक से मुतासर हुआ था, जिसके बाद हिंदुस्तानी ओहदेदारों ने उन पर शिकंजा कसना शुरू किया। एक खुदसाख्ता गौरक्षक साध्वी कमल देवी दीदी ने अलवर वाक़े के एक मुल्जिम का तकाबुल इनकलाबी मुजाहिद आज़ादी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद से कर दिया, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया। साध्वी ने अलवर में एक मुसलमान को मार मार कर हलाक करने के वाक़े के मुल्जिम विपिन यादव से मुलाकात की जब वो अपना सालाना इम्तिहान लिखने के लिए जेल से एक कॉलेज पहुंचा। साध्वी ने यादव से कहा कि पूरा मुल्क तुम्हारे साथ है, अगर हम इस मुल्क में ऐसा काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। साध्वी ने यह भी कहा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जैसे लोगों ने कुछ गलत नहीं किया था। साध्वी राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सरगर्म एक खुद साख्ता गौरक्षक ग्रुप राष्ट्रीय महिला गौरक्षक दल की सदर है। साध्वी ने यादव की मिजाज पुरसीफी की और पूछा कि क्या तुम्हें खाना मिल रहा है और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। जब यादव ने हाँ में सर हिलाया तो साध्वी ने कहा कि फिक्र मत करो, तुम डरे हुए मालूम होते हो, जिस पर यादव ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। साध्वी ने यादव से यह भी कहा कि वो जेल में खामोश ना बैठे बल्कि गौरक्षा के लिए जान कुर्बान करने का पैगाम फैलाए। ये वाकया पिछले महीने पेश आया था जब एक 55 साला मुसलमान पहलू खान को गौरक्षकों के एक ग्रुप ने मार मार कर हलाक कर दिया था, जिन पर गाय ले जाने का शुबा था। इस वाकये में 4 दूसरे भी जख्मी हुए थे, जिनमें 2 पहलू खान के बेटे थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। नवाज शरीफ पनामा केस में बाल बाल बचे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इख्तिलाफी फैसले में कहा वजीर आजम को ओहदे से हटाने के लिए सबूत काफी नहीं। नवाज शरीफ के खानदान के खिलाफ इल्जामात की छानबीन के लिए तहकीकाती टीम बनाई जाएगी। वजीर आजम का कौम से खिताब, इस्तीफा देने से किया इनकार। अमेरिका ने कहा ईरान को यमन में एक और हिजबुल्लाह बनाने नहीं देंगे। मजबूत सऊदी अरब वाशिंगटन के हक में है। जेम्स मार्टिस रियाद से इजिप्ट रवाना। सीरिया में हुकूमत अपोजिशन समझौते के तहत आबादी का तबादला मुकम्मल। जबदानी शहर तबाही की तस्वीर बन गया। यूरोपीय अदालतों को रेफरेंडम के बारे में फैसले का कोई हक नहीं। तुर्की की हुकूमत ने अपोजिशन की अपीलों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी ताकतवर हमले के लिए तैयार रहें, नॉर्थ कोरिया ने दी वार्निंग। वॉशिंगटन से जहाज न पहुंचने पर साउथ कोरिया में मायूसी। फलस्तीनी शब मेराज को मस्जिद अक्सा में एतकाफ करें, अकरम सबरी की अपील। कहा इस्राएली फैसलों से क़िबला अव्वल को गैर मामूली खतरे हैं। जाकिर नायक के खिलाफ दहशतगर्दी केस में एनआईए अदालत का नाकाबिल जमानत वारंट। तहकीकाती एजेंसी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद लेगी। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।